ससुराल से डसने आई हूँ। दामिनी रसोई में चाय बना रही है। अरे बहू, चाय थोड़ा जल्दी ले आओ। जी सासू माँ, अभी लाई। सासू माँ तो सोचती है मैं कोई मशीन हूँ। अरे अगर आज चाय बनाने में थोड़ी लेट हो गई तो क्या हो गया। थोड़ी देर बाद, अरे बहू, बन गई क्या चाय? हाँ हाँ माँ जी, अभी लाई। दामिनी चाय लेकर अपनी सास के पास जाती है। चलो आखिरकार मिल ही गई चाय। मुझे तो लगा था कि आज चाय मिलेगी ही नहीं। सासू माँ, आपको तो हमेशा ही ऐसा लगता है, क्यों? लेकिन हर बार मिल जाती है ना आपको चाय। हाँ, तो कौन सा एहसान कर देती है तू मेरे ऊपर। अब ना आप चुपचाप चाय पी लीजिए, मुझे आज आपसे बहस करने का बिल्कुल मन नहीं करा। तभी दामिनी का फोन बजता है। अरे इस चाय में तो। पर दामिनी अपनी सास की बात पूरी सुने बगैर ही वहां से चली जाती है। एक नंबर की घमंडी है। वो तो ये मायके से काफ़ी दहेज लेकर आई थी, इसलिए थोड़ा चुप हूँ, वरना मैं इसकी ऐसी वाट लगाती ना, ये हमेशा याद रखती। भैया क्या हुआ, सब ठीक है ना? दामिनी, तेरी भाभी की डिलीवरी की डेट आ गई है। डॉक्टर ने बोला है कि करीब 1-1.5 लाख तक का खर्चा आएगा। लेकिन तुझे तो पता है अभी मेरे पास 11,000 भी नहीं है, क्योंकि मेरी नौकरी चली गई है। ऊपर से मेरे ऊपर 2 लोन भी चल रहे हैं। चलो ये लोन तो मैं थोड़ा बहुत माँ की पेंशन से और थोड़ा इधर उधर से लेके भर रहा हूँ, लेकिन अब यह खर्चा कैसे करूँ? अरे भैया आप चिंता मत करिए, जब तक आपकी बहन है ना तब तक आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी के अभी आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। आपको पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं ना अभी 1 घंटे बाद यहाँ से निकलती हूँ, शाम तक वहाँ पहुँच जाऊँगी। ठीक है भैया? ठीक है बहना, जल्दी से आ जा। हाँ हाँ भैया, आप परेशान मत होइए, आप बस भाभी का ध्यान रखिए। इसके बाद दामिनी अपनी सासू माँ के पास जाती है। उन्हें अपनी भाभी की डिलीवरी वाली बात बता देती है, लेकिन ये बात नहीं बताती कि उसने अपने भाई को पैसे दिए हैं। इसका मतलब है कि अब तुम वहाँ पर 1 महीना तो रुकोगी। सासू माँ, मैंने आपको सारी बात बताई, लेकिन क्या मैंने कहीं पर भी आपसे 1 महीने तक रुकने का जिक्र किया? हाँ नहीं किया, लेकिन बता तो दो कि कब तक वापस आओगी तुम। वैसे सच कहूँ तो इससे पूछने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये करेगी तो अपने मन का ही। देखना, ये आएगी आराम से 1-1.5 महीने के बाद। मुझे समझ में नहीं आता आप दोनों कैसे हैं। वहाँ मेरे मायके वाले परेशान हैं और आप दोनों यहाँ पर मुझसे इस बात पर बहस कर रहे हैं कि मैं वहाँ पर कितने दिन रुकूंगी। हे भगवान! अरे हाँ हाँ जाओ, वहाँ जितने महीने रुकना है रुक लेना, लेकिन यहाँ से जाओ। हाँ, ये मायके चली जाएगी तो कुछ महीने शांति तो रहेगी घर में। हाँ हाँ जा रही हूँ मैं। अब बना लेना आप दोनों अपनी खुद की चाय। देखती हूँ दिन में 3-4 बार चाय बना पाते हैं कि नहीं आप दोनों अपने लिए, क्योंकि मैं रहती हूँ तो 3-4 बार तो चाय 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 चाहिए ही रहती है आप दोनों को। दामिनी ये बोलकर जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है और अपना सामान पैक करके अपने मायके के लिए निकल जाती है। दामिनी जब अपने मायके पहुंचती है, चहक भैया भाभी को हॉस्पिटल लेकर गए ना? हाँ दीदी। अरे बेटा, तुझे नहीं पता तेरा भाई कितना परेशान हो रहा था। तूने सही समय पर उसकी मदद करके बहुत अच्छा किया बेटा। मुझे गर्व है, मेरी इतनी समझदार बेटी है। अरे कोई बात नहीं माँ, अब ऐसे हालात में मैं हेल्प नहीं करूँगी तो कौन करेगा। अच्छा वैसे ना मुझे समझ में नहीं आता कि भाभी के मायके वाले कैसे हैं। अरे कम से कम इस वक्त तो अपनी बेटी की सहायता कर सकते हैं ना वो लोग। अरे अब मैं क्या कहूँ बेटा, अब ऐसे हालत में उससे ऐसा कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। हाँ ठीक है माँ, लेकिन भाभी के मायके वाले सच में बड़े अजीब है। ना अपनी बेटी का हालचाल सही से लेते हैं, ना कभी उसे देखने आते, और तो और त्योहार के टाइम भी अपनी बेटी को कुछ देते नहीं। दीदी ऊपर से भाभी बोल रही थी कि उनके मायके वालों के ऊपर कुछ कर्जा भी है। हे भगवान! थोड़ी देर बाद ये सभी लोग सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। थैंक यू बहना, अगर तू ना होती तो। अरे भैया कुछ नहीं होता, याद रखना आपकी बहन हमेशा आपके साथ है। अगले दिन ही मोहिनी को एक प्यारी सी लड़की होती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। दामिनी अब बुआ बन चुकी थी। वो अपनी भतीजी को सोने का एक लॉकेट देती है जिसमें ओम बना हुआ था। वैसे तो दामिनी अपने ससुराल जल्दी वापस जाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी सास के बर्ताव के कारण अपने मायके में जानबूझकर 25 दिन रुक जाती है। जब 25 दिन बीत जाते हैं तो दामिनी अपने ससुराल वापस लौटती है। और कितना लुटा कर आई हो अपने मायके वालों के ऊपर। हालत देखकर तो लग रहा है कि इसके मायके वालों ने इसे पूरा लूट लिया है। हाँ, जैसे आपके परिवार वालों ने आप दोनों को लूट लिया था, ठीक वैसे ही मेरे मायके वालों ने मुझे भी लूट लिया। जबान तो देखो कैंची की तरह चल रही है इसकी। अरे बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। आप दोनों मुझसे उम्र में कितने बड़े हैं, लेकिन तब भी सोच समझ कर नहीं बोलते ना। जो मुंह में आए बोल देते हो। तो बस मैं भी वही कर रही हूँ। ये सब मैंने आप दोनों से ही सीखा है।
अच्छा, तो तुम्हारी सासू माँ तो अपनी सास से बिल्कुल भी ज़बान नहीं लड़ाती थी। तुमने तो देखा ही था, तो तुमने ये चीज़ अपनी सासू माँ से क्यों नहीं सीखी? पापा जी, मैं तो सासू माँ से बहुत अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन सासू माँ मुझसे कभी अच्छे से पेश नहीं आती। अरे बकवास करती है, इसने कभी मुझसे अच्छे से बात ही नहीं की। अरे ये तो जब भी बोलती है मुंह से जहर उगलती है। इसके तो मुंह लगना ही बेकार है। तो क्यों बेवजह आप दोनों मेरे मुंह लग रहे हो? मैं चुपचाप अपने कमरे में तो जा रही थी, बेफालतू में टोका आप दोनों ने। पुष्पा, अगर शिवेश हमारा इकलौता बेटा ना होता तो हम दोनों कब का ये घर छोड़कर चले जाते। इसमें घर छोड़कर जाने वाली कौन सी बात है? इससे अच्छा आप दोनों अपने कमरे में ही रहा करिए। जब देखो आप दोनों वॉकिंग पर जाते रहते हैं। मुझे लगता है दिन में 2-3 बार तो आप वॉक पर चले ही जाते हो, है ना? हम लोग 10 बार भी वॉक पर जाएंगे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? यही तो परेशानी है। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई हूं, तब से आप दोनों को यही लगता है कि मैं आप दोनों के बारे में सोचती नहीं और आप दोनों को हमेशा इग्नोर करती रहती हूँ। बस आप दोनों के यही विचार ने हमारे रिश्ते को खराब कर रखा है। दामिनी अपने कमरे में चली जाती है। इसी बीच अचानक से दामिनी की भाभी मोहिनी की तबीयत खराब हो जाती है और हमेशा की तरह दामिनी अपने भाई की हेल्प करती है और उसे करीब 45,000 रुपये देती है। भैया आप चिंता मत करिए, भाभी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन जब दामिनी को उसकी बचपन की सहेली का कॉल आता है, दामिनी उसके कॉल को इग्नोर करती है। जब मैं कॉल करती हूँ तो कॉल उठाती नहीं और ना कॉल बैक करती है, और जब खुद फ्री होती है तभी मुझे कॉल करती है। मतलब ही कहीं की, आज के बाद बात ही नहीं करूँगी इससे। काश मेरी कोई नई फ्रेंड्स बन जाए। अगले दिन जब दामिनी पार्क में टहल रही थी। हेलो। हेलो, मेरा नाम सौम्या है, ये मेरी बड़ी बहन चंद्रा है। अच्छा, आप दोनों वही है ना जो अभी पड़ोस में नए नए रहने आए? हाँ, हम दोनों वही हैं। फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ मैं और सेकंड फ्लोर पर मेरी छोटी बहन सौम्या। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शादी के बाद भी आप दोनों साथ में हैं। सो लकी ना। हाँ, वो तो है। इस तरह ये तीनों औरतें एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर लेती है। और एक दिन, अच्छा दामिनी, ये देखो मेरे मायके वालों ने मुझे दिया है। कितना मोटा हार है ना? हाँ, मम्मी ने दिया है दीदी को। और ये देखिए कंगन मम्मी ने दिए हैं। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। ये तो नए डिज़ाइन का है और ये अभी बहुत ट्रेंड में भी है ना? हाँ, हमारे मायके वाले हमेशा हम दोनों बहनों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। 2 महीने पहले मम्मी पापा ने हम दोनों को स्कूटी गिफ्ट की थी। दोनों की ये सारी बातें सुनकर दामिनी चौंक जाती है। और दामिनी, तुम ये बताओ, ये जो तुमने अंगूठी पहनी है ये किसने दी है? तुम्हारे घर वालों ने दी होगी ना, काफ़ी महंगी लग रही है। नहीं यार, मैं अपने मायके वालों से कुछ नहीं लेती। मुझे उन लोगों से कुछ भी लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उल्टा मैं तो उन्हें देना पसंद करती हूँ। लेकिन दामिनी, ऐसे तो तेरा पूरा ससुराल खाली हो जाएगा। वही तो, ऐसा मत करो बहन। तभी मैं सोचूं तुम्हारे सास ससुर इतना क्यों गुस्सा रहते हैं तुमसे। ये दोनों बहनें दामिनी के माइंडसेट को ही बदल देती है और वो वाकई में बदल जाती है। इसी बीच एक दिन दामिनी अपनी माँ को कॉल करती है। माँ सुनो, वो जो तुम्हारे कंगन है ना, वो मुझे दोगी? हाँ बेटा ले ले, लेकिन अचानक से वो कंगन क्यों मांग रही है? कहीं जाना है क्या? नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, पर मुझे वो कंगन हमेशा के लिए चाहिए। मेरी शादी को 3 साल होने वाले हैं, अभी तक तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। अरे बेटा गुस्सा क्यों हो रही है? चिंता मत कर, ले ले वो कंगन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा तू ना उसे बेचना मत, क्योंकि वो हमारे खानदानी कंगन है। ठीक है माँ, पक्का। दामिनी वो खानदानी कंगन अपने हवाले कर लेती है। वहीं इसके करीब 3 महीने बाद दामिनी फिर से कॉल करके अपनी माँ से एक सोने का हार मांगती है। लेकिन बेटा वो हार तो मैंने बैंक में रखवा दिया है। हार के साथ 4-5 अंगूठियाँ और एक सोने की चेन है, जो कि मैंने तेरी छोटी बहन की शादी के लिए रखे हैं बेटा। अरे मम्मी, अभी थोड़ी ना जय की शादी हो रही है, जब होगी तब देखा जाएगा। अरे बेटा लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। आप साफ साफ बताओ, आप मुझे वो हार दोगी कि नहीं दोगी? बस लास्ट बार पूछ रही हूँ मैं आपसे। अच्छा ठीक है बेटा, ले जा तू। तेरी छोटी बहन की जब शादी होगी तब देखा जाएगा। ठीक है। शकुंतला फ़ोन रखती है और इसके बाद वो सीधे अपने बेटे के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। सारी बात जानकर अर्जुन गुस्सा तो नहीं होता, लेकिन उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होती है। कोई बात नहीं माँ, दे दो दामिनी को हार। उसने भी तो पहले हमारे लिए इतना कुछ किया है। अच्छा, मैं आपको कल ना बैंक लेकर जाऊँगा। फिर क्या, दामिनी को वो महंगा हार भी मिल जाता है। हार मिलने के बाद दामिनी सीधे अपनी दोनों नई सहेलियों के पास जाती है और उनके पास शो ऑफ करने लगती है। बहुत ही बढ़िया हार है सच में। हाँ, डिज़ाइन भी अच्छा है।
इस बात से दामिनी को बहुत खुशी मिलती है। वहीं दूसरी ओर उसके सास ससुर को भी ये पता चल चुका था कि अब दामिनी अपने मायके वालों से डिमांड करने लगी है। ये हुई ना बात। उसी शाम को, देखिए सासू माँ, देखिए ससुर जी, मायके वालों ने मुझे ये हार और ये कंगन दिया है। चलो बढ़िया है। तो दामिनी का इन सब चीज़ों से मन ही नहीं भर रहा था। अब उसकी नज़र अपनी माँ की एक ज़मीन पर पड़ती है, जो ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी लेकिन ठीक ठाक थी। उसकी माँ ने वो प्रॉपर्टी अपने बेटे के लिए रखी थी ताकि अगर उसे भविष्य में कोई बिजनेस शुरू करना हो तो वो वहीं कर सके। लेकिन वो ज़मीन मैंने तेरे भाई के लिए रखी है बेटा। अरे माँ, जब भी मैं आपसे कुछ मांगती हूँ तो आप यही बोलती हैं, ये मैंने उसके लिए रखी है, ये मैंने इसके लिए रखी है। अरे कभी कभी तो सीधे सीधे हाँ कर दिया कीजिए। लेकिन बेटा तू अपने भाई के बारे में तो सोच। माँ, आपने भाई को कितना पढ़ाया लिखाया है, क्या उसमें खर्चा नहीं लगा? और तो और जिस बड़े से घर में आप लोग रह रहे हैं वो किसके नाम पर होगा बाद में, बताइए? उसी को तो मिलेगा ना। अब आप क्या चाहती हैं कि सारी चीज़ें उसको ही मिल जाए? लेकिन बेटा अभी तेरे भाई के पास नौकरी भी नहीं है। माँ, अभी भाई के पास नौकरी नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी नहीं होगी। उसे नौकरी मिल जाएगी, काफ़ी पढ़ा लिखा है वो। दामिनी की जिद के आगे शकुंतला देवी झुक जाती है और चुपचाप वो प्रॉपर्टी दामिनी के नाम कर देती है। ये बात सुनकर दामिनी के सास ससुर तो बहुत खुश होते हैं। वहीं कुछ दिन बाद जब दामिनी अपने मायके जाती है, मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ, ना चहक मुझसे सही से बोल रही हैं ना भाभी। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तू इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दे। अरे मुझे सब पता है माँ, आप तो कुछ बताओगे नहीं। मैं जानती हूँ ये लोग मुझसे क्यों चिढ़े हुए हैं, क्योंकि मैंने आपके वो गहने और ज़मीन जो ले ली है। हाँ दामिनी दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम लोग इसीलिए चिढ़े हुए हैं। दीदी, जीजू की सरकारी नौकरी है, आपके पास अपना खुद का घर है, गाड़ी है, सब कुछ तो है, फिर भी आप अपने मायके वालों से इतनी डिमांड क्यों करती हैं? क्योंकि ये मेरा मायका है और मैं अपनी माँ से कोई भी चीज़ मांग सकती हूँ, समझी? जैसे तेरा हक है वैसे मेरा भी हक है। अगर मेरी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच में पराई हो गई हूँ। और वैसे भी यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ तो है यहाँ पर। है नहीं दीदी, था, क्योंकि जो कुछ भी था वो आपने ले लिया। देख लो, अपने हक के लिए थोड़ी बहुत चीज़ क्या मांग ली, ये लोग तो मेरे दुश्मन बन गए। दीदी थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं, आपने बहुत कुछ ले लिया है। और हाँ, माँ ने शायद आपको यह बात बताई नहीं होगी, बीच में मेरे लिए एक रिश्ता आया था, लड़के की बहुत अच्छी नौकरी भी थी, लेकिन लड़के वाले रुपए मांग रहे थे। हम उन्हें रुपए देते कहाँ से, सब कुछ तो आपने ले लिया था। क्या? और नहीं तो क्या दीदी। तू चिंता मत कर, तुझे उससे भी अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। और वैसे भी अभी तेरी उम्र क्या है, बाहर वाले लोगों की वजह से तू अपनी सगी बहन से तो मत लड़। इस तरह दोनों बहनों में बहुत कहासुनी हो जाती है। इसके 3 दिन बाद, माँ देखो ना, ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, मुझे दिला दो ना प्लीज़। अरे बेटा, ये साड़ी दिलाने के लिए तो दामाद जी से बोलना। वैसे ही 2-3 दिन पहले मैंने तुझे इतनी महंगी पर्स दिलवाई है, अब बेटा साड़ी कहाँ से दिलवाऊँ बता। माँ, मुझे ना अभी एक सैंडल बहुत पसंद आई है, मुझे वो भी लेनी है, तो मेरे पति उसके लिए मुझे पैसे देंगे, इसलिए मैं उनसे ये साड़ी के लिए नहीं बोल सकती ना। अब समझा करो ना माँ बात को। और पता है आपको वो सैंडल कितने की है? 3,500 की। तो बेटा तू इतनी महंगी सैंडल का करेगी क्या? आपको पता है पड़ोस में एक आंटी रहती है, बहुत अमीर है, उनका हमारे घर में आना जाना लगा रहता है। उनके बेटे की शादी है, तो मुझे भी तो थोड़ा अपना जलवा दिखाना पड़ेगा ना वहाँ पर। तभी बहुत गुस्से में मोहिनी आती है, जो इन दोनों की बातें बहुत देर से सुन रही थी। सासू माँ, आप ये क्या कर रही हैं? ननद जी को रोकने की बजाय आप उल्टा उनका साथ दे रही है। 11 दिन पहले जब अर्जुन जी ने आपसे 3,000 मांगे थे तब आपने उन्हें तुरंत मना कर दिया, लेकिन आप यहाँ ननद जी को इतने महंगे महंगे सामान दिलवा रही है, ये तो फिजूल खर्ची है ना माँ जी। भाभी बहुत हुआ, ये मेरी माँ है, ये मुझे जो चाहे दिलवाए, इससे आपको क्या मतलब है? आप जाइए अपना काम करिए। ननद जी, मैं इस घर की बहू हूँ, इसलिए मुझे सासू माँ से बहुत मतलब है, और मुझे इस बात से भी मतलब है कि वो अपने पैसों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करती है। अरे मोहिनी, जाने दो ना। अर्जुन जी कैसे जाने दे, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अरे ननद जी ने माँ जी की जेवर ले लिया, हमने कुछ नहीं बोला, सोचा चलो कोई बात नहीं। ननद जी ने हम पर बहुत सारे एहसान किए हैं। इसके बाद ननद जी ने ज़मीन भी अपने नाम कर ली, तब भी हमने कुछ नहीं बोला, सोचा कि चलो ये 3 मंजिला घर तो अपने नाम पर है। लेकिन अब सासू माँ के नाम पर जो थोड़ी बहुत सेविंग बची है वो भी ननद जी ख़त्म कर रही है। मुझे सब पता है माँ जी, आपने पिछले महीने ही ननद जी को 17,000 रुपये दिए। अरे ननद जी, हमारे बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बूढ़ी माँ के बारे में ही सोच लिया कीजिए। बहुत चुप हो जाओ। नहीं माँ जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि अब अगर मैं चुप रही तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। और हाँ माँ जी, अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने अपने परिवार वालों को डूबते हुए नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं।
और अपनी भाभी की ये सारी बातें, कड़वी बातें सुनकर दामिनी को बुरा लगता है। भाभी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब दामिनी को समझ में आ चुका था कि मायके वालों से इतना भी डिमांड करना सही नहीं है।